Hello and welcome the students of 9th Standard English Medium. Once again I welcome you all for my class of Social Science, okay, 9th Standard English Medium. Right, so those who are regularly watching my lectures on YouTube, okay, उनको पता होगा कि अभी तक हमारे सेकेंड चैप्टर का नाम जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो उसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये इस चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। और इस तीसरे लेक्चर में हमें समझना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हो गया तो वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान खास करके यूरोप कॉन्टिनेंट में किस तरह से वॉर हुआ था, ठीक है। एंड देन आफ्टर इन द सेम लेक्चर we need to understand the effects of First World War, which is a very important topic in context of studying this chapter. ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप जैसे कि देख सकते हो। मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि कौन से कंट्रीज मेनली पार्टिसिपेट किए थे वर्ल्ड वॉर में। ओके, दूसरी बात ये है कि there were some reasons behind the first world war. कुछ reasons जो थे, काफी सारे reasons हमने पढ़े थे, main reasons, the main factors you can say. Okay, और उसके बाद तो हमने ये भी देखा था there was one particular immediate reason, an event that was also responsible and that we could term it as the immediate cause for the first world war. ठीक है, ये वो एक घटना ऐसी बनी जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो तुरंत शुरू हो गया। वो घटना थी कि मैं आपको वापस याद दिला दूं, ऑस्ट्रिया के जो प्रिंसेस थे वो उनकी वाइफ के साथ बाहर घूम रहे थे और उनका मर्डर हो गया। पॉलिटिकल मर्डर जो होता है उसको असैसिनेशन बोलते हैं। और इस असैसिनेशन में जो सर्बियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ब्लैक हैंड जिसका नाम था, उनका हाथ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया ने उसके लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया और उनको बताया कि जो लोग जिन लोगों का हाथ था इस मर्डर में उनको आप पेश करो 48 घंटों में, अगर आप नहीं करोगे तो हम आपके सामने वॉर करेंगे। सर्बिया ने ऑब्वियसली इस बात से इनकार कर दिया कि वी आर नॉट डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर दिस मर्डर। ओके, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रिया ने फिर सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। दोनों छोटे कंट्री हैं, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया में बोल रहा हूं बार जो कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट कंट्री ऑलटुगेदर। ये ऑस्ट्रिया की हम बात कर रहे हैं जो यूरोप कॉन्टिनेंट का एक छोटा सा देश है। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया। उसके बाद इस वॉर में बहुत ही भयानक रूप जो है वो ले लिया। कुछ ही दिनों में, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में सिचुएशन पूरी ऐसे हो गई कि यूरोप के लगभग सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ वॉर करने लगे। और इस चैप्टर में हमने आगे देखा है कि द होल यूरोपियन कॉन्टिनेंट, मेजरली इसमें यूरोप के कंट्रीज ज्यादा थे, कुछ और कंट्रीज भी थे जो यूरोप में नहीं थे। फॉर एग्जांपल अमेरिका जो है वो यूरोप में नहीं है, जापान है वो यूरोप में नहीं है, लेकिन वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। सो बेसिकली देयर वाज अ वॉर बिटवीन द 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप का नाम, यानी 2 ग्रुप्स ने वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था। सारे देश जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 2 गुटों में बंट गए थे। ओके, और ये दोनों ग्रुप्स के नाम है मैंने बोर्ड पे लिखा है, Allied Nations, okay, and the second one was Axis Nation. ठीक है, अब आपको ये एक important जानकारी, it's very important and I have written it on the board कि Allied Nation में कौन से कंट्रीज आते हैं और Axis Nation में कौन से कंट्रीज आते हैं। ये जानकारी हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। ओके, Allied Nations में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, जापान, यूएस एटसेट्रा। मैंने एटसेट्रा इसलिए लिखा है क्योंकि सिर्फ एक कंट्री नहीं थे, दूसरे और भी थे, लेकिन वो लिस्ट लंबी है
so we cannot write the entire list or even more, but mainly these were the countries included in allied nations, right? Now एक्सिस नेशन के भी कुछ मेन कंट्रीज के ही मैंने नाम लिखे, सारे कंट्रीज में, लेकिन एक्सिस नेशन में जो है नंबर वाइज देखा जाए तो कंट्रीज की संख्या जो है वो कम थी एलाइड नेशन के मुकाबले। तो एक्सिस नेशन के मेन कंट्रीज थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया etc. Now another important point I would like to mention here is that some of the countries from Axis nation switched over to the allied nations later on, ठीक है, कुछ समय के बाद या तो कुछ महीनों या कुछ सालों के बाद जो कंट्रीज एक्सिस नेशन में थे, ठीक है, वो allied नेशन में आ गए थे। ऐसा भी हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान। ये वर्ल्ड वॉर चला था, मैंने आपको आगे भी बताया था, 1914 को उसकी शुरुआत हुई थी, 1 अगस्त 1914, ओके, और 1918 में खत्म हुआ था, ठीक है। फिर ऑब्वियसली उसके अगले साल 1919 में पेरिस पीस प्रोसेस हुआ था, जिसमें लाइक एक ट्रीटी साइन हुआ था एलाइड नेशंस ने जर्मनी के साथ, वो समझौता साइन करवाया था, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो पॉइंट के साथ वर्ल्ड वॉर जो है वो खत्म हो गया था, ओके। बट बिटवीन दीज 5 years so many incidents happened and so many destructive incidents happened, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट घटना ये इसलिए मानी जाती है कि ऑब्वियसली वॉर जो है तो काफी सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ओके। अब वॉर की अगर हम बात करें तो वॉर का जो शुरुआत का जो पीरियड है उसमें एक्सिस नेशन को, यानी खास करके जर्मनी जो एक लीडिंग कंट्री था, उनको काफी सफलता मिली। फ्रांस के काफी एरियाज उन्होंने जीत लिए थे, ठीक है, और काफी सारे सबमरीन वॉर्स भी उन्होंने जीत लिए थे, और शुरुआत में ही काफी सारे सोल्जर्स और जो निर्दोष नागरिक लोग होते हैं, सिविलियंस, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बार बार टैंक्स वगैरह से अटैक हो रहे थे, बॉम्ब्स से, पॉइजनस गैसेस से भी अटैक हो रहे थे। खास करके जर्मनी जो था वो पॉइजनस गैस से अटैक करने वाला एक कंट्री था, ठीक है। और इस तरह से वॉर आगे बढ़ता गया। 1914 में शुरुआत होती गई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे वैसे मरने वालों की संख्या जो है, सोल्जर्स और निर्दोष लोग जो हैं, जिनका वॉर के साथ बेसिकली कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उनकी मरने वालों की संख्या जो है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ती ही गई, ओके। फिर कुछ बदलाव भी आए। रशिया जिसका एज अ पार्टिसिपेंट कंट्री यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, वो बीच में से वॉर में से विड्रॉ कर दिया, यानी हट गया वॉर में से। Why? Because Russian Revolution occurred in 1917. ये एक मुद्दा आपको याद रखना है कि रशियन रेवोल्यूशन, जिसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में, एक्चुअली इस लेक्चर में नहीं, लेकिन वो रशियन रेवोल्यूशन भी इसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था 1917 में, ठीक है। यानी कि उनके कंट्री में इंटरनल वॉर, जिसको सिविल वॉर भी हम कह सकते हैं, ऐसा एक सिचुएशन हुई थी। तो वो वॉर में फिर इन्वॉल्व नहीं हो पाया, उन्होंने विड्रॉ कर दिया, ठीक है। दूसरी कुछ घटना भी ऐसी हुई थी कि मैंने आपको जैसे आगे बताया कि कुछ कंट्रीज अलाइड नेशन में से एक्सिस नेशन में आ गए। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया है, बल्गेरिया है, ठीक है, वो 1918 में, यानी कि ये वॉर जब खत्म होने की तैयारी में था, तब ऑस्ट्रिया और बल्गेरिया, ठीक है, वो एक्सिस नेशन में से अलाइड नेशन में आ गए। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट यूएस, मैंने यहाँ पे यूएस का नाम लिखा है अलाइड नेशन में, बट इट वाज नॉट अ पार्टिसिपेंट कंट्री इन द बिगिनिंग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बिगिनिंग में यूएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो लोग, यूएस जो है वो बाद में ज्वाइन हुआ था, और वो बाद में इसलिए ज्वाइन हुआ था कि यहाँ पे अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो एक जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वहां पे मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, ठीक है। जो एक घटना हुई थी, ठीक है, फिफ्थ लाइन में,
लाइन में लिखा है इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया। ये एक्चुअली ब्रैकेट या अंडरलाइन करना चाहिए। ओके, पेज नंबर 12 का जो 5th लाइन है, ठीक है, वहां पे आपको अंडरलाइन करना चाहिए। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुसिटानिया इन व्हिच 147 अमेरिकन सोल्जर्स डाइड। अमेरिका से ब्रिटेन और फ्रांस को सिर्फ हेल्प कर रहा था सोल्जर्स के जरिए, और वो शिप, वो जो सोल्जर्स से भरा हुआ शिप जो आ रहा था ब्रिटेन की ओर, जिसका नाम था, यानी शिप का नाम था लुसिटानिया, वो जर्मनी ने उनके ऊपर अटैक किया और सारे के सारे सोल्जर्स यानी 147 अमेरिकन सोल्जर्स वो मारे गए। और उसके बाद तुरंत, क्योंकि अपने सैनिक मारे जाते हैं तो कोई भी कंट्री जो है वो परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो उन्होंने भी एलाइड नेशन के साथ ज्वाइन कर लिया उन्होंने, यानी कि यूएस ने, ठीक है, क्योंकि उनके सोल्जर्स जो है वो जर्मनी ने मार दिए थे, तो वो भी एक्टिवली ज्वाइन हो गया। और उसके बाद कुछ और कंट्रीज भी जुड़े, पनामा है, ग्रीस है, क्यूबा है, चाइना है, सियाम है, ऐसे काफी सारे कंट्रीज ने एक्सिस नेशन का साथ दिया। और उसके बाद जर्मनी, जिन्होंने लाइक शुरुआत में वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया, क्योंकि एलाइड नेशन में ज्यादा कंट्रीज जुड़ते गए, उनकी ताकत बढ़ गई, एंड अल्टीमेटली जर्मनी की जो पोजीशन है वो कमजोर हो गई, ठीक है। बाद में टर्की, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया वो भी एलाइड नेशन के साथ जुड़े, ओके। और अल्टीमेटली जब जर्मनी के लीडर जो थे, उस वक्त उनका नाम यहाँ पे लिखा गया है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 12, उसका सेकंड लास्ट लाइन, द जर्मन लीडर काइजर abdicated and his position at Weimer, ठीक है। जर्मनी के जो चांसलर थे, उनके प्रेसिडेंट काइजर, ओके, वो अपने पद से उतर गए और लिटरली जर्मनी छोड़कर भाग गए अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको दिख रहा था कि जर्मनी जो है उनका कंट्री जो है वो हार रहा है। तो इसके साथ इमीडिएटली, क्योंकि अब जर्मनी का कोई प्रेसिडेंट या चांसलर ही नहीं रहा है, उनका कोई रूलर ही नहीं रहा है, तो जर्मनी जो है, ठीक है, उन्होंने सरेंडर कर दिया अलाइड नेशन के सामने। एंड देन पेरिस सीज फायर ट्रीटी हुआ कुछ ही दिनों में, और उसके साथ वॉर जो है वो खत्म हो गया। ये वॉर का एक ब्रीफ स्टोरी है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ओके, छोटा सा, यानी कि मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया। हालांकि वॉर कोई ऐसी घटना नहीं है कि ऐसा 10 मिनट का प्रेजेंटेशन में समझाया जा सके, लेकिन क्योंकि हमें लाइक सिलेबस के रूप में ये हिस्टोरिकल इवेंट्स समझाई जा रही है, इसलिए मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया। आपके टेक्स्ट बुक में भी बहुत ब्रीफली लिखा गया है, बट अदरवाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस वॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट लास्टेड फॉर 5 years टुगेदर। 5 साल तक ये वॉर चला था, काफी सारा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, ठीक है, वो भी कुछ आंकड़े हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। काफी तकलीफें होंगी, काफी बर्बादी का माहौल रहा होगा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, बहुत सारे कंट्रीज ने सफर किया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट इट इज एक्सप्लेन्ड इन अ ब्रीफ मैनर। अब आइए पढ़ते हैं उसके इफेक्ट्स के बारे में, ओके। इफेक्ट्स के भी लाइक जो मेजर पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहला वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट हुआ था नंबर 1 इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी हो जाना, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको आगे भी बताया कि काफी सारे सोल्जर्स और काफी सारे जो सिविलियंस यानी कि निर्दोष नागरिक जो है इसमें मारे गए थे। थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे दिया गया, लेकिन वो आंकड़े बहुत बड़े, ओके। Effects of First World War, destruction of man and material, पढ़ते हैं उसमें क्या आंकड़े दिए गए हैं। Approximately 6.5 crore people took part in the war. 6.5 करोड़ लोगों ने वॉर में हिस्सा लिया, यानी कि ऐसा नहीं कि वो लोग लड़ने के लिए बाहर आ गए, एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे, ऐसा नहीं है, वो पैसिव पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं। ये उन लोगों की संख्या है जिनके कंट्री जो वॉर में जुड़े हुए थे, तो
ऑब्वियसली दे आर काउंटेड एज द पार्टिसिपेंट्स इन द वॉर। और उन लोगों की संख्या जो थी वो 6.5 करोड़ थी। हमें याद रखना है कि ये 100 साल पहले का सिचुएशन है, तो उस वक्त के मुताबिक और इवन आज के मुताबिक भी ये संख्या बहुत बड़ी है। 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन वॉर में इन्वॉल्व थी, ठीक है। और उसमें से एटलीस्ट 1 करोड़ डाइड। 1 करोड़ लोग, 1 के पीछे हम 7 zeros लगाते हैं तब जाके 1 करोड़ होते हैं, तो 1 करोड़ लोग मर गए, ठीक है। फिर आगे about 2 crore were injured and about 70 lakhs were rendered permanently handicapped। 2 करोड़ लोग जो है वो सीरियसली इंजर्ड हुए और उनमें से जो 70 lakhs थे उनकी हालत ऐसी हो गई कि वो जिंदा तो बच गए लेकिन कहीं ना कहीं वो अपाहिज हो गए परमानेंटली। किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी के दोनों पैर टूट गए, ऐसे करके परमानेंटली वो लोग अपाहिज हो गए। उसके बाद वॉर के बाद यानी कि जो सही इफेक्ट है वो तो वॉर खत्म होने के बाद ही हमें पता चलता है। ओके, मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ स्टारवेशन। बाजार में जो जरूरत की चीजें हैं उसकी कमी की वजह से, वो ना मिल पाने की वजह से, जिनका लाइफ प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ लूट गया, उनके पास पैसे नहीं है या तो चीजें मिलती नहीं है मार्केट में, उसकी कमी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से लाखों लोग मरे, जो कि बहुत ही दुखद बात है कि ये वॉर एक्चुअली अब खत्म हो गया, लेकिन उसका इफेक्ट की वजह से, स्टारवेशन की वजह से जो है वो बाद में, वॉर खत्म होने के बाद में पता चलता है, ठीक है, कि अब जो है वो सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो गया है कि स्टारवेशन जो है वो फैल गया था लिटरली, उसकी वजह से भी लोग मरे थे। सो दैट वाज आल्सो वेरी डेंजरस इफेक्ट। कुछ एपिडेमिक्स भी फैल गए थे, ठीक है, जो बीमारियां वगैरह है वो भी फैल गई थी, तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। और अल्टीमेटली ये वॉर के पीछे एक्सपेंडिचर जो खर्चा है वो भी सारे कंट्रीज को बहुत हुआ था, ठीक है। तो ये एक मेजर इफेक्ट है फर्स्ट वाला, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। मटेरियल है ऑब्वियसली प्रॉपर्टी वगैरह, पैसे, आर्थिक नुकसान, उसके यहाँ पे बात। एंड देन द सेकंड इफेक्ट वाज सोशल चेंज। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समाज में बदलाव आ गया। समाज में किस तरह से बदलाव आ गया आइए हम देखते हैं। During the war, since majority of men of all nations were on the war front, women shouldered the responsibility of the family and occupation। ठीक है, जो पुरुष लोग थे, जो मेन थे, वो तो वॉर लड़ने के लिए काफी बड़ी संख्या में गए थे। अब वॉर लड़ने के लिए कोई इंसान जाता है अपने घर से, तो जाहिर सी बात है कि वो वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज हुआ, हजारों की संख्या में सोल्जर्स या सिविलियन मारे गए, इसलिए कंपलसरी घर की जो औरतें हैं उनको काम करना पड़ा, कमाना पड़ा, उनको कमाने के लिए घर से बाहर आना पड़ा। पहले उनको नहीं जरूरत पड़ती थी ये सब, ठीक है, लेकिन अब जरूरत ऐसी आन पड़ी कि जो घर का मेल अर्निंग मेंबर है, जो घर का जो मेल रिस्पॉन्सिबल मेंबर है, वो अब नहीं रहा, तो फीमेल्स को अर्निंग करने की जिम्मेदारी आ पड़ी उनके ऊपर। और इसीलिए अभी भी हम ये देख सकते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं वहां पे ऐसा देखा जाता है कि मेल फीमेल, ओके, उनके इक्वालिटी का एक पॉइंट जो है वो काफी सालों से प्रचलित है। जनरली ऐसा पाया जाता है कि घर में या कोई मेल है या फीमेल है, दोनों काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है वो कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ था, ये सिचुएशन की वजह से, वॉर सिचुएशन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ था। तो उसमें जब मेल मेंबर नहीं रहता है तो कंपलसरी जो है ऐसा बन जाता है फीमेल्स के लिए अर्निंग करना। तो ये एक सबसे बड़ा सोशल, सामाजिक बदलाव जिसको हम कह सकते हैं। पहले औरतें घरों में रहती थी, अब उनको बाहर आके काफी कुछ सीखना पड़ा, अपने स्किल का इस्तेमाल करना पड़ा, अर्निंग करना पड़ा, जॉब्स करने पड़े, छोटे छोटे बिजनेसेस भी उनको करने पड़े, ये सब उनको करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो सोशल स्टेटस है विमेन का वो एनहांस हुआ। एंड देन आफ्टर, उसकी वजह से the demand for women to exercise their franchisee was raised during the war. The production of things of basic necessity
had reduced. ओके, जो विमेन है, ठीक है, वो विमेन वर्कर्स की भी डिमांड जो है वो बढ़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ ये भी देखा गया था, सोशल चेंज एक दूसरा ये भी था कि जो बेसिक नेसेसिटी की चीजें हैं, सपोज खाने पीने की चीजें हम बाजार में लेने के लिए हर रोज जाते हैं, वो खास करके वो चीजें वो कम हो गई, ठीक है, और problems like scarcity, unemployment, starvation, strikes, lockout, etc. raised its head. ये सब हमें वॉर के बाद देखने मिले थे वैसे इफेक्ट्स हैं, ठीक है। स्टारवेशन यानी खाना पीना लोगों को नहीं मिल रहा है, लॉकआउट यानी कि कंपनियां जो पहले सक्सेसफुली चल रही थी वो अब बंद हो गई है, उनके पास प्रोडक्शन करने के लिए मटेरियल नहीं है या तो मिनिमम पैसे भी नहीं है, तो बंद हो गया है। अनएम्प्लॉयमेंट इसकी वजह से बढ़ गया, जिनके पास पहले जॉब्स थी अब उनके पास नहीं रही, ठीक है। स्ट्राइक्स भी बढ़ गए, और क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो थे अपने एम्प्लॉइज को रेगुलरली सैलरी वगैरह नहीं दे पा रहे थे पैसों की कमी की वजह से। तो दीज आर द काइंड ऑफ सोशल इफेक्ट्स which occurred after the First World War. Okay, तो ये भी आपको याद रखना है। And then after the third one is the Treaty of Versailles. Versailles जो है वो एक like फ्रांस की एक प्लेस का नाम है, ठीक है। तो वहां पे एक समझौता हुआ था 1919 में between the Allied nation and Germany, ठीक है। जो समझौता हुआ था उसी को इंग्लिश में हम ट्रीटी कहते हैं, तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। ओके, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी in front of the Allied nation brought to the end of the war. Okay, जर्मनी ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, ठीक है, Allied nation के सामने, और उसी के साथ वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद the Allied nations undertook the peace process in Paris. जर्मनी अब आगे जाके कोई अटैक ना कर पाए या ऐसी कोई वॉर वाली हरकत ना करे, इसलिए Allied nation ने मिलकर पीस प्रोसेस जो है वो पेरिस में, पेरिस जो कि फ्रांस की कैपिटल सिटी है, वहां पे शुरू किया, in which some 58 commissions were formed and 145 sessions were organized. Okay, 58 अलग-अलग टाइप के कमीशंस जो है वो बनाए गए, 145 सेशंस जो है वो कंडक्ट किए गए, and an agreement made with Germany during the Paris peace process. ठीक है, ये मुद्दा, ये जो है ये टॉपिक शॉर्ट नोट में आ सकता है, जिसका नाम ये भी रह सकता है कि पेरिस पीस प्रोसेस या तो फिर ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, दोनों एक ही बात है, दोनों अलग-अलग नहीं है, तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, बोथ आर द सेम, पेरिस पीस प्रोसेस वो भी इसी को हम कहते हैं, और द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स वो भी यही टॉपिक है, ठीक है। देयर वर 4 प्रोविजंस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, यहां पे आपको अंडरलाइन या ब्रैकेट करना है। 4 प्रोविजन थे मेन ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, जो एलाइड नेशन ने जर्मनी के सामने रखे थे। पहला वो था रीजनल अरेंजमेंट, सेकंड वन वाज रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट। ओके, रीजनल अरेंजमेंट यानी कुछ एरिया जैसे थे जर्मनी ने वॉर करके हथियार लिए थे दूसरे देशों से, वो उनको वापस दे देते थे। दूसरा ये है रिडक्शन इन ट्रूप्स एंड डिसआर्ममेंट, ट्रूप्स यानी आर्मी, ठीक है, और डिसआर्ममेंट यानी आर्म्स और वेपन्स जो है उसमें रिडक्शन करना है, उसमें कटौती करना है, आर्म्स वेपन्स को प्रोड्यूस करना बंद करना है, ये समझौते का एक पार्ट था, ठीक है। और उसके बाद है द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स इन द एंड ऑफ द वॉर एंड वॉर क्राइम, एंड द फोर्थ वन वाज अदर प्रोविजंस। इसका मतलब ये है कि वॉर के दौरान जर्मनी ने जो लूटपाट करके या तो जो हरा हुआ कंट्री है उनके पास से जो वॉर फाइन कलेक्ट किया था, वो उनको अलाइड नेशंस को उसका हिसाब देना है या तो वापस कर देना है। ओके, और फोर्थ प्रोविजन में अदर प्रोविजन, छोटे मोटे काफी सारे प्रोविजंस थे। फिर आगे भी आपको अंडरलाइन करना है द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, यहाँ पे नाम आ रहा है इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है।
कि उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वो वुडरो विल्सन थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज वो थे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, फिर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम है क्लेमेंट रो, ओके, एंड देन आफ्टर द इटालियन प्रेसिडेंट ओर्लैंडो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। ये चार अलग अलग कंट्री के प्रेसिडेंट में वापस आपको याद दिला दूं, यूएस के प्रेसिडेंट, ब्रिटेन के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट और इटली के प्रेसिडेंट, उन्होंने पेरिस पीस प्रोसेस में द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में बहुत अहम भूमिका प्ले की थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। A war fine of 6.5 billion pound was imposed on Germany, ये भी अंडरलाइन करना है। ठीक है, जर्मनी के ऊपर बहुत भारी एक war fine लगाया गया, बहुत भारी रकम है ये उस समय के हिसाब से खास करके, ठीक है, क्योंकि ये रकम एक्चुअली पाउंड में 6.5 बिलियन, 6.5 लिखने के बाद अगर उसके पीछे हम 7 zeros लगाएंगे, उतना पाउंड यानी पाउंड की आज की तारीख में जो वैल्यू है रुपीस के सामने वो लगभग 90 to 100 रुपीस है, यानी 1 pound is equal to 90 rupees, 95 rupees और समथिंग लाइक दैट, कितना होता है 1 पाउंड का वैल्यू। तो आप इमेजिन करो, एक्चुअली इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है कि इतना पाउंड है 6.5 बिलियन, तो वो रुपीस में कितने सारे होंगे, और वो भी आज से 100 साल पहले। तो यूं समझो कि इस हैवी फाइन की वजह से जर्मनी जो है वो आर्थिक रूप से टोटली बर्बाद हो गया, ओके, जो एक पीस प्रोसेस का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था। उसी की वजह से जर्मनी ने मन में जो है वो बदले की भावना रखी और उन्होंने ये सोचा कि धीरे धीरे हम लोग मजबूत हो जाएंगे और ये सारे जो अलाइड नेशन की कंट्रीज है, इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, उनके सामने हम बदला लेंगे इस चीज का। और उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ 1939 to 1945, जो कुछ सालों के बाद, उसके बाद हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मुद्दा समझना बहुत ही जरूरी है कि सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। अगर पेरिस पीस प्रोसेस यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कोई ठीक ठाक ढंग से, भले ही जर्मनी जितना भी ज्यादा जिम्मेदार है, उनका ऑब्वियसली उनका कसूर था, जर्मनी जो है उन्होंने, उनकी वजह से वॉर शुरू हुआ, वो बात भी सही है, ठीक है, लेकिन इस हद तक उनको पीस प्रोसेस में उनके सामने कंडीशंस नहीं रखने चाहिए थे जिसकी वजह से पूरा कंट्री पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए। क्योंकि देश में रहने वाले निर्दोष लोग भी होते हैं जिनका वॉर करना उनका डिसीजन नहीं था, तो उनका वेलफेयर के बारे में भी सोचना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिटरली हम देख सकते हैं कि जर्मनी को टोटली आर्थिक रूप से बर्बाद किया गया। उसके आगे भी है वॉर फाइन जो 6.5 बिलियन पाउंड्स, वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा को कुछ रीजन्स भी सरेंडर कर देने पड़े। इट हैड टू गिव द रूर रीजन टू फ्रांस। फ्रांस को रूर रीजन, जो जर्मनी का डिस्ट्रिक्ट है रूर, वो फ्रांस को दे देना पड़ा, ठीक है। और उसकी एक रिवर है, इट्स राइन रिवर, हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। राइन नाम के रिवर जो है वो इंटरनेशनल सी रूट के लिए उनको ओपन करना पड़ा। आगे भी है, और the Rhineland region on French border was disallowed from being a fortress, as well as this mineral rich region was given away to France for 15 years। ठीक है, ये Rhineland एक एरिया का नाम है, वहां पे बहुत सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, मिनरल रिच रीजन है वो भी उनको फ्रांस को दे देना पड़ा 15 सालों के लिए। तो ये भी एक फर्दर हम कह सकते हैं फर्दर डिस्ट्रक्शन ऑफ जर्मनी। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट करना यानी छीन लेना। आपको याद रखना है, वर्ड शायद आपके लिए नया है, लेकिन कोई भी चीज छीन लेना, उसके लिए इंग्लिश में ये वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्फिस्केट। ठीक है, तो काफी छोटे मोटे एरिया जर्मनी के इस तरह से छीन लिए गए। अल्सेस एंड लोरेन वर आल्सो रिटर्न्ड टू फ्रांस। काफी सालों पहले मैंने आपको आगे बताया था कि 1871 में जर्मनी और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था, तो उसमें अल्सेस और लोरेन प्रोविंसेस जो है फ्रांस के, जर्मनी ने ले लिए थे, वो अब उनको वापस कर देने पड़े फ्रांस को वापस।
Okay. Besides this, Germany was to give to France and the other allied nations a large quantity of coal and iron. जर्मनी जो है वो बहुत भारी मात्रा में कोल और आयरन प्रोड्यूस करता था उस वक्त, तो वो भी उनको एनुअली देना पड़ा फ्रांस और सारे allied नेशन को। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिटरली इमेजिन कर सकते हैं कि जर्मनी के पास में बचेगा क्या? ऑब्वियसली कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, सो a large quantity of coal and iron annually as the benefits of war. Germany was made to sign these terms and conditions on gunpoint. Important point है कि जर्मनी इतनी सारी शर्तों को तो खुशी से साइन करने के लिए ऑब्वियसली तैयार नहीं होगा, उनके लीडर्स तैयार नहीं होंगे, तो उनको डरा धमका के लिटरली गन पॉइंट उनको मार डालने की धमकियां देकर उनके लीडर्स से ये जबरदस्ती ये जो ट्रीटीज के जो कंडीशंस थे वो उनको साइन करवाए गए। साइन तो कर दिए फिर लीडर्स ने, क्योंकि जान बचाने का यहाँ पे सवाल है, तो वो तो उन्होंने साइन कर दिए, लेकिन जैसा मैंने आपको आगे बताया, इसी से ही पेरिस पीस प्रोसेस से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी जो एक भूमिका है वो बनना शुरू हो गई। आगे इसमें लिखा ही है, ठीक है, forcibly because of which there was a bitterness and desperation among the Germans. एक कड़वाहट का माहौल जो है वो लीडर्स के मन में तो आ ही रहा है, लेकिन जर्मनी की जो प्रजा है, ठीक है, उनमें भी अलाइड नेशंस की प्रति जो एक कड़वाहट है वो फैल गई। जो लोग पहले वॉर करना नहीं चाहते थे, जो निर्दोष नागरिक जर्मनी के लोग, अब ये चाहने लगे कि इतनी भारी जो शर्तें हमारे कंट्री के ऊपर रखी गई है और लिटरली हमें बर्बाद करने का एक व्यू बनाया गया है, ठीक है, उसका बदला लेने के लिए इन कंट्रीज के सामने, खास करके यूएस, इंग्लैंड और फ्रांस के सामने हमें कभी ना कभी वॉर को करना पड़ेगा। तो ये कड़वाहट, ये जहर, ये रिवेंज लेने की भावना जो है, उसी की वजह से कुछ सालों के बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। ओके, तो जर्मनी की हालत हमने देखा कि बहुत खराब हो गई, तो कुछ साल, काफी साल उनको वैसे इस कंडीशन से रिकवर होकर बाहर आने के लिए लग जाएंगे, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो काफी स्ट्रगल किया उसके बाद जर्मनी के फिर जो प्रजा है और उनके जो चांसलर बने थे, जिन्होंने जर्मनी में डेमोक्रेसी बिठाकर डिक्टेटरशिप ला दिया था, एडोल्फ हिटलर, आपने ये नाम सुना ही होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी वजह से लिटरली जर्मनी जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर करने के लिए तैयार हो गया। ओके, कुछ सालों के बाद, ऑब्वियसली दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का। द थर्ड वन, दैट इज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट अभी तक हमने पढ़े कि इमीडिएटली क्या हुआ, वॉर खत्म होने के बाद इमीडिएटली क्या हुआ वो हमने पढ़ा। अब लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हुआ, ये भी एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि लंबे टाइम के बाद ये वॉर की वजह से क्या होने वाला था और क्या हुआ, उसके बारे में लिखा है। There was a feeling of revenge in signing the treaty with the nations that were defeated in the war. जो नेशंस हार गए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट कंट्री था जर्मनी, ठीक है, जर्मनी के अलावा ये जो दूसरे हारे हुए कंट्री थे, ठीक है, जर्मनी और उसके अलावा उनको साथ देने वाले सर्बिया वगैरह कंट्रीज, उनके ऊपर काफी सारी कंडीशंस लगाई गई, ठीक है, और उसके बाद द पीस कुड नॉट बी एस्टैब्लिश्ड विद द ट्रीटी। वैसे नाम था पेरिस पीस प्रोसेस, ओके, और दूसरा नाम था द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, लेकिन जो शांति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पीस, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ऊपर से मन में कड़वाहट जो बढ़ गई, ठीक है, और सोशलिस्ट रशिया, एक्चुअली रशिया एक अलाइड नेशन का कंट्री था, भले ही उन्होंने बीच में से विड्रॉ कर दिया था 1917 में रशियन रेवोल्यूशन की वजह से, लेकिन
उनके मन में भी कड़वाहट बढ़ गई। सोशलिस्ट रशिया वाज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये भी एक आया कि वर्ल्ड वॉर के बाद एक कुछ कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया गया जिसको कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। उनमें रशिया को स्थान नहीं मिला। ये ग्रुप का पर्पस ये था, ये इस चैप्टर के एंड में एक्चुअली इसके बारे में आता है, लेकिन पहले से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लीग ऑफ नेशन का पर्पस ये था कि अब दोबारा ऐसा कोई खतरनाक वॉर ना हो पाए, उस चीज को एंश्योर करने के लिए कुछ गिने चुने कंट्रीज के द्वारा ये ग्रुप बनाया गया। इसके बाद में काफी मेंबर्स बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्रुप जो है वो फेल हो गया था, ठीक है, ज्यादा नहीं चला था। लेकिन रशिया को उसमें स्थान नहीं मिला था। अमेरिका डिड नॉट जॉइन द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका खुद भी लीग ऑफ नेशन में ज्वाइन नहीं हुआ था। दैट इज व्हाई कैन बी सेड दैट the reason for the second world war was in the peace process of first world war itself। इससे हम ये कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन जो शांति के लिए बनाया गया था वो कोई ठीक ठाक ढंग से बनाई नहीं, क्योंकि तो जो मेन कंट्रीज थे तो अमेरिका और रशिया वो ही उसमें नहीं थे। तो फिर ऑब्वियसली ये ग्रुप जो है वो उतना चला नहीं जो उसका पर्पस है, ठीक है, वो मजबूती से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया वर्ल्ड में कि वर्ल्ड में शांति बनाए रखना है, किसी को वॉर नहीं करना है, इससे बहुत नुकसान हो, वो मैसेज ठीक ठाक ढंग से लीग ऑफ नेशन कन्वे नहीं कर पाए। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स है या तो पेरिस पीस प्रोसेस है, ठीक है, उसी की वजह से फिर आने वाले समय में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ जो कि शुरू हुआ था 1939 में। सो दीज वर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर का टॉपिक जो है बेसिकली खत्म हो जाता है। आने वाले लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन और द बोल्शेविक रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ तक का हिस्सा जो है बेसिक का आपको पढ़ लेना है। ओके, ये लेक्चर मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो एंड यू हैव अ ग्रेट डे।